नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहरा। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज की राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। चुनाव की तिथि जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे राजनीतिक तापमान चढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां मौसम का तापमान दिन पर दिन चढ़ता जा रहा है, प्रचंड गर्मी होती जा रही है, लू चल रहा है, वैसे ही चुनाव की तिथि नजदीक जैसे जैसे करीब आती जा रही है राजनीतिक पारा भी चढ़ता जा रहा है। आज पूर्वांचल की सबसे महत्वपूर्ण सीट घोसी लोकसभा हो गई। घोसी लोकसभा में लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है और सभी दल के लोगों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। आज 24 अप्रैल है। 1 मई को यहां मतदान होना है। 1 जून को यहां मतदान होना है। 14 मई तक नामांकन का अंतिम तारीख है। समाजवादी पार्टी ने राजू राय को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं भाजपा ने अपने सहयोगी दल डॉक्टर अरविंद राजभर को चुनाव मैदान में उतारा है। बसपा ने अपने पुराने कैडर पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान पर एक बार दाव खेला है। हाल ही में जो 5 विधानसभाओं का सर्वे किया गया है, सर्वे के बाद जो रिजल्ट आया है उसमें अब तक वर्तमान में आज के तारीख तक जो है समाजवादी पार्टी के राजू राय 1.86% मतों से आगे चल रहे हैं। वहीं डॉक्टर अरविंद राजभर और बालकृष्ण चौहान 0.68% मतों से संघर्ष कर रहे हैं एक दूसरे को आगे पीछे करने के लिए। और इस चुनाव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पहली बार 18 साल से लेकर के और 26 साल के लड़कों की जो पहली पसंद है वो राजू राय बनते जा रहे हैं। उसके आधार को जब पूछा गया तो स्पष्ट कहना था कि राजू राय ने संकट के समय में उन तमाम विद्यार्थियों को, उन तमाम नौजवानों को विदेशों से भारत ले आने का काम किया। जो फंस चुके थे, जो निराश थे, जो कोविड काल में जिनका कोई बस काम नहीं कर रहा था, उन तमाम विद्यार्थियों को भी मऊ में ले आने का काम किया। उन तमाम गरीब बच्चों को भी गोद लेकर के पढ़ाने का काम करते हैं। यह एक उत्साह जो है लोगों में देखने के लिए मिल रहा है। दूसरे नंबर पर अगर बच्चों की कोई पसंद है, नौजवानों की कोई पसंद है, तो वो डॉक्टर अरविंद राजभर है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि अब तक जो है चुनाव में लगभग 1 महीने का समय रह गया है, 1.25 महीने का समय रह गया है, और जिस तरह से ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से राजनीति की समीक्षा हो रही है और जिस तरह से जो है एग्जिट पोल आ रहे हैं, इसमें राजू राय आगे चल रहे हैं। उन्हीं तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है, जो आज हमारे खास मेहमान होंगे, वो तूफान सिंह निकुंभ जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दूसरे हमारे जो खास मेहमान हैं वो कांग्रेस के रमन पांडे जी हैं, जो कि प्रवक्ता भी हैं और अकबरपुर लोकसभा के प्रभारी भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जो हमारे तीसरे और खास मेहमान हैं वो समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय सचिव और कई शिक्षण संस्थाओं के अध्यक्ष और पूर्व जिला पंचायत के सदस्य डॉक्टर जयप्रकाश यादव जी हैं। आपका भी नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत। आपको धन्यवाद। तो सबसे पहले हम चर्चा शुरू करते हैं तूफान सिंह निकुंभ से। निकुंभ जी, जो नेशनल कवरेज का एग्जिट पोल आया है, वर्तमान में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, इस पे आपका क्या कहना है? अब आपके एग्जिट पोल का दायरा क्या था वो तो मैं नहीं जानता हूँ। मैं दायरा भी स्पष्ट कर देता हूँ। सभी विधानसभाओं में लगभग 2000 लोगों का इंटरव्यू लिया गया, उनसे पूछा गया और यह दायरा बनाया गया और उसमें जो है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जो है आगे चल रहे हैं। अब आप जैसा कह रहे हैं कि 2000 लोगों का इंटरव्यू था 5 विधानसभाओं में जी, तो अभी समय लंबा है जी, और आप ही के अनुसार 1.10 कुछ % का 1.86 पॉइंट का जी डिफरेंस है। तो ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है मेरे लिहाज से।
क्योंकि अभी 1 महीने का पूरा समय बचा हुआ है चुनाव में। जयप्रकाश जी, आपको क्या लगता है कि वर्तमान में जो है नामांकन के पहले जिस तरह से घोसी लोकसभा में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राजू राय का ग्राफ बढ़ा हुआ है और एग्जिट पोल में आगे चल रहे हैं, क्या ये गैपिंग बीजेपी कवर कर लेगी या ये गैपिंग और बढ़ करके ऊपर चली जाएगी? मुरली मनोहर जी, देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, राजू राय ऐसे उम्मीदवार हैं जो आज नहीं पैदा हुए हैं। उन्होंने घोसी में 2014 में जब वो चुनाव हारे थे, समाजवादी पार्टी ने जब पहली बार उन्हें उतारा था, तब से लगातार वो नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए वो काम किए हैं और उन्होंने सबके सुख दुख में बढ़ के जिम्मेदारी संभाली है। और एक चीज मैं बता दूं, चाहे बाढ़ का मामला आया हो, चाहे आगजनी का मामला आया हो, चाहे कोविड के मामले रहे हों, चाहे ये दवा के अभाव में कोई बच्चा, कोई परिवार अगर कहीं तड़फ रहा हो, तो राजू राय अगर बंगलोर या दिल्ली कहीं भी रहे हों तो उन्होंने उस बच्चे को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया है और पेमेंट खुद किया है। तो राजू राय आज से नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, राजू राय तो जब चुनाव हारे थे तब से चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए इनका जो ग्राफ है, अभी आप 1.86 कह रहे हैं, हम बहुत बड़ी मार्जिन से चुनाव जीतने जा रहे हैं। और घोसी में मुझे लगता है इनसे तो कल्पनाथ राय भी चुनाव नहीं जीते थे, उतनी बड़ी मार्जिन से चुनाव राजू राय जीतने जा रहे हैं। रमन जी, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ राजू राय के साथ खड़ी है? देखिए, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी पूरे लोकसभा में मजबूती से अपने हर संगठन के माध्यम से, संगठन की एक नहीं 3 मीटिंग हो चुकी है, नगर की, शहर की और ब्लॉकों की, और पूरे लोकसभा में हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ, उनके संगठन के साथ सहयोग करके और मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजीव राय जी के साथ खड़े हैं। मैं आपके आंकड़े पे एक चीज कहना चाहूँगा कि देखिए, यहाँ का जो चुनाव है वह लास्ट फेज में है। वह 1 जून को हमारे यहाँ मतदान होना है। इस का यह प्रथम चरण अभी हमारे यहाँ चल रहा है। अभी तो मतदाता घोसी लोकसभा का किसान वर्ग, मजदूर वर्ग दमोरी कटिया से खाली हुआ है। जो आपका आंकड़ा अभी आपने बताया कि 1 पॉइंट समथिंग से हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आ गए। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा और पीक पे बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि यह आंकड़ा आपको आगे और ले जाएगा। ये गठबंधन चुनाव को क्यों नहीं जो है कवर कर पा रहा है? क्या कारण है? नहीं, कारण कोई नहीं है। कारण एक सबसे बड़ा कारण ये है हमारे प्रत्याशी के साथ कि ये चुनाव का पीक समय होता है और दुर्भाग्यवश उनकी दादी जी एक्सपायर कर गई, और जब प्रत्याशी मैदान में नहीं रहता है तो उसका भी एक इफेक्ट पड़ता है उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी पे। और लेकिन अंतर विरोध भी माना जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं कर पा रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में किसी तरह का कोई अंतर विरोध नहीं होता है। परिवार है, आपके भी अगर परिवार में 5 सदस्य हैं तो थोड़े बड़े मनमुटाव रहते हैं, लेकिन जब परिवार के गार्जियन बैठते हैं तो सारे मनमुटावों को दूर कर लिया जाता है। ऐसा नहीं है, पूरी भारतीय जनता पार्टी अरविंद राजभर के साथ अपने पूरे मनोवेग के साथ चल रही है। लेकिन आपके दोनों उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी और ब्रजेश पाठक जी, दोनों लोग मऊ आ चुके हैं, दोनों लोग मीटिंग कर चुके हैं। ब्रजेश पाठक ने तो यहां तक किया कि अरविंद राजभर को घुटने के बल ला दिया, लोगों से माफी मंगवाई। अगर नाराजगी ना होती तो माफी की बात कहां से आ जाती? देखिए, घुटने के बल माफी मंगवाई, अब ये अलग अलग लोगों की अलग अलग सोचने का नजरिया होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है, जनतादरी के लोग कह रहे हैं। जनता नहीं कह रही है। विपक्ष ने जो षड्यंत्र के तहत इसको वो किया कि घुटने के बल बैठा करके उनसे माफी मंगवाया गया, उनकी बेइज्जती की गई। तो परिवार के बीच अपने लोगों से माफी मांगने में हमें तो नहीं लगता कि कोई गुरज है। और इसके पहले भी 1 सेकंड भाई साहब, जैसे आपने कहा कि 2 हमारे मुख्यमंत्री आए, तो इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि हमारे जो भी 2 मुख्यमंत्री आए वो संगठन के बीजेपी के कार्य से आए थे। ब्रजेश पाठक जी युवा मोर्चा की बैठक लेने आए थे और माननीय केशव मौर्य जी आईटी सेल के यूपी के इंचार्ज हैं, तो आईटी सेल की बैठक लेने आए थे। 1 मिनट दीजिए।
एक मिनट रमन जी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो भाजपा के हमारे मित्र बैठे हैं वो कह रहे हैं कि 2 डिप्टी सीएम आए थे, सरकारी कार्यक्रम बना के प्रोटोकॉल के तहत युवा मोर्चा की बैठक और एक आईटी सेल की बैठक, यानी देखिए ये चुनाव हो रहा है और सरकारी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके और संगठन की, देखिए उप मुख्यमंत्री एक पद पे हैं वो लोग, और चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू है और ये लोग सरकारी मतलब प्रोटोकॉल बना के सरकारी सुविधा लेकर के और सरकारी खर्चे पे आकर के ये लोग आईटी सेल की मीटिंग, युवा मोर्चा की मीटिंग, पब्लिक के बीच में नहीं जाते हैं। पब्लिक को ये लोग क्या संदेश देना चाहते हैं, ये पद पे हैं लोग, पब्लिक के बीच नहीं जाते हैं, सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए। लौटेंगे आपके पास, एक सेकंड हम आपके पास आएंगे, का समय नहीं लेंगे, हम आएंगे, हम आपके पास, हम आपको पूरा 1 मिनट देंगे। हम थोड़ा सा इस पर जो है डॉक्टर जयप्रकाश जी से ले लें। डॉक्टर जयप्रकाश जी, आपका क्या कहना है? देखिए, वो घुटना टेक कार्यक्रम था और पहले से प्रायोजित था, ठीक ना। और वो जो गालीबाज प्रत्याशी उतारा गया है उसने सबको गाली दिया है, किसी को छोड़ा नहीं है। तो आपके भी दल के लोगों को गाली, हमको भी गाली दिया है, हमको भी गाली दिया है, लेकिन हम घुटना टेकवा नहीं पाएंगे ना। हम तो उसका जवाब चुनाव में देंगे ना। 1 जून को मतदान करेंगे उनके खिलाफ खूब कस के और 4 जून को रिजल्ट देंगे। हम उनको यहाँ से घोसी से बिल्कुल खदेड़ेंगे। हमने प्लान तैयार कर लिया है और समाजवादी पार्टी गठबंधन, इंडिया गठबंधन के सारे कार्यकर्ता, कांग्रेस के हों चाहे आपके हों, सारे लोगों ने मन बना लिया है। देखिए, माफी मांगने की भी तो कुछ वजह रही होगी, क्योंकि जब तक आदमी गलती नहीं करता है तो माफी नहीं मांगता है। नहीं, अगर आपने गलती की बात किया है तो गलती तो उन्होंने बहुत भयंकर किया था। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गाली दिया, समाजवादी पार्टी को गाली दिया, जोगी जी को मठ में भेज रहे थे, मोदी जी को जो है गुजरात भेज रहे थे जी। तो इसीलिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को तो संतुष्ट करा लिया गया जी, लेकिन इस घोसी लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है वो संतुष्ट नहीं है। तूफान जी, घोसी की जनता संतुष्ट है कि नहीं? कार्यकर्ता तो संतुष्ट हो गए हैं, जैसा कि डॉक्टर जयप्रकाश जी कह रहे हैं। घोसी की जनता कल भी संतुष्ट थी, 2019 में भी संतुष्ट थी। नारायण जी हमारे भले चुनाव हार गए, लेकिन 14 के मुकाबले नियर अबाउट 1 लाख के लगभग वोट अधिक पाए। हरिनारायण जी ने गाली नहीं दिया, मैं बता, हरिनारायण जी ने अब शब्द नहीं बोला। मैं बता रहा हूँ भैया कि अगर अब शब्दों पे ध्यान दिया जाएगा तो फिर समाजवादी पार्टी को भी यहाँ के लोग पसंद नहीं करेंगे। ऐसा कार सेवकों के हत्यारों को कौन सनातनी वोट करने जाएगा? अब आप आ गए फिर वही पुराने मुद्दे पे। आपके पास मुद्दे नहीं है। आप मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान छोड़ करके कभी रोजगार पे आप बात करिए, कभी शिक्षा पे बात करिए, कभी चिकित्सा पे बात करिए। यही तो इस बार जनता आपको ठीक करने जा रही है कि आप मूलभूत समस्याओं पे कभी बात ही नहीं करते हैं। मुसलमान पे इस देश का बंटवारा हुआ है। आपको 1947 में हिंदुस्तान का बंटवारा 2 भागों में देश की आजादी में मुसलमानों का भी योगदान था। आप उसको अलग नहीं कर सकते। कोई अलग नहीं कर सकता है। जो दोनों इस देश की धरती उन्होंने योगदान दिया, उसके लिए उन्होंने एक राष्ट्र ले लिया। और दूसरी बात कि अगर यह देश सेकुलर था, अगर यह देश सेकुलर था तो इस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, आपको अधिकार हमारे संविधान में दिया है। सारे लोकतंत्र में है हमारे, ये देश लोकतंत्र से चलेगा। तो लोकतंत्र की हत्या हुई ना जब आप कह रहे हैं कि यह देश सेकुलर है, तो यह देश सेकुलर कैसे है? सेकुलर देश में अल्पसंख्यक बोर्ड कैसे बन सकता है? क्यों नहीं? सेकुलर बोर्ड में वक्फ बोर्ड कैसे बन सकता है? सेकुलर बोर्ड में हज पे सब्सिडी दी जाती है, तो वही अमरनाथ यात्रा के लिए हिंदुओं से पैसा लिया जाता है। सेकुलर कैसे है? तूफान जी, हम आपके पास लौट रहे हैं। 1 मिनट, रमन जी, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? और विकास के मुद्दे के बाद सीधे मामला जो है सेकुलर पे चला गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, 1 मिनट, मैं किसी बीच में नहीं बोला हूं, मुझको बोलने दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पास जो
ब्रह्मास्त्र इनका अंतिम अस्त्र है। ठीक, हिंदू मुसलमान ये क्या लोग बात करेंगे। इनकी मंत्री जाती है मक्का में और हज कमेटी में जो हज करने वाले जाने वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ाने के लिए, वहाँ व्यवस्था देखने के लिए, अगर इनको इतना ही बुरा है तो ये सारी चीजें क्यों नहीं समाप्त कर देना चाहते। ये राजनीति करेंगे, दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे, लेकिन अगर हमने कुछ गलत किया है और हमने कुछ नहीं गलत किया, इस देश में कांग्रेस ने सबके अधिकार के लिए, सबके सम्मान के लिए सदैव खड़ी रही। अब इन लोगों का देखिए, इन लोगों को जनता सबक सिखाने जा रही है। इनको अपने 10 साल कार्यकाल सरकार में जो ये लोग रह के झूठ बोले हैं, ये लोग क्यों नहीं बताना चाह रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरी किधर है। ये लोग क्यों नहीं बता रहे हैं कि किसानों के उनके फसलों का जो है दोगुना मूल्य कर पाए कि नहीं कर पाए। महंगाई कितनी बढ़ गई, भ्रष्टाचार, इलेक्टोरल बॉन्ड, जिन कंपनियों ने, ये लोग क्या बात करेंगे। ये लोग तो गौ माता चंदा ले रहे हैं। आरोप सही है। आतंकवादियों को कंधार कौन ले गया छोड़ने। ये चंदा ले रहे हैं, चंदा लेने वाले बिरयानी खाने पाकिस्तान कौन गए। हमें ज्ञान देंगे, बताएंगे। ये लोग झूठ बोलने वाले लोग, महिलाओं के मंगलसूत्र पे बात कर रहे हैं। इंदिरा गांधी जी ने अपने चादर तो ये चढ़ा रहे हैं, शरीर का गहना थोड़ा धैर्य रखिए। भारत सरकार के कोष में दे दिया। जंग के लिए, इस देश की लड़ाई लड़ने के लिए इंदिरा गांधी जी ने अपने पूरे शरीर के गहने को भारत के सरकारी कोष में जमा कराने का काम किया था। और मोदी 2 धाराओं के बीच में चुनाव गए हैं। एक धारा वो है जो भारत का संविधान और लोकतंत्र मानने वाली है, और एक धारा ऐसी है जो न भारत का संविधान मानती है न लोकतंत्र में विश्वास रखती है। इसलिए इस देश के लोगों ने इस बार तय कर लिया है कि जो इंडिया गठबंधन है, इनके प्रयासों को जिता करके झूठ और फरेब पे जो सरकार चल रही आज 10 वर्ष तक, उसको हटा करके नई सरकार का गठन करके रोजगार तूफान और बड़ा हो रहा है। विकास की तरफ से बड़ा हो समझ रहा है। दीजिएगा, मुझे दोनों लोगों के शब्दों का जवाब देना है। पहले मेरे कांग्रेस के मित्र ने कहा किसानों की चिंता भारतीय जनता पार्टी ने की अटल जी के सरकार में। उस समय राजनाथ सिंह अरे आप मोदी की बात करिए, किल किसके लिए ठोकी गई। अब दिल्ली की सड़कों पे आप अपनी बात करिए ना। रुक जाइए ना, आपके समय में आपको टोका 1000 तो किसान क्रेडिट कार्ड हो या क्रय केंद्र हो, किसानों के लिए सबसे पहले अगर किसी ने सोचा किसानों के विषय में, तो किसान गलत बोल रहे हैं। अब जब आप बोल रहे थे एक सैकड़ा किले सड़कों पे मारे गए, कमर की गोलियां पानी और कीले गाड़ी गई। ये किसने किया? गवर्नमेंट ने किया। भीड़ तंत्र किसी समस्या का हल नहीं होता है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में भीड़ तंत्र समस्या का हल नहीं होता है। आज आप खड़े होंगे, कल कोई और खड़ा होगा, कल आपकी भी सरकार हो सकती है, लेकिन भीड़ तंत्र किसी समस्या का हल नहीं होता। किसान आप किसान के भी साथ थे। आप CAA के विरोध में जो सड़कें 3 महीना जाम थी उसके भी साथ थे। आप ऐसे भी हैं, तो अभी तो संविधान के अंदर आप सुन रहे हैं